हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह अभी करते हैं रिवीजन, और रिवीजन के पश्चात आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है उसकी चर्चा करने से पहले ये लेसन नंबर 5 चल रहा है, आपका लेसन नंबर 5 चल रहा है और इसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, लेसन नंबर 5 का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या नाम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ये चैप्टर का नाम है। अब ये श्वसन तंत्र को समझने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं श्वसन क्या होता है। तो केवल ये हवा का अंदर जाना, कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति डेड होता है तो ऐसे हाथ लगा के देखते हैं, अरे सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये वो वाली सांस की बात नहीं है, केवल ये हवा का अंदर जाना ही क्या है? श्वसन नहीं है। यहाँ पर श्वसन का मतलब है पावर के जनरेट होने से, यानी कि ये हवा जब अंदर जाती है, इस हवा से फिल्टर होकर जब ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर जाकर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का विखंडन कर कर एटीपी का निर्माण करती है, उसको क्या बोलते हैं? उस पूरे प्रोसेस को श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपका ये बक्कल कैविटी के ऊपर ये नोस्टल कैविटी है, ठीक है, नोस्टल कैविटी है। तो यहाँ नीचे की तरफ को चलेंगे, जब नीचे की तरफ चलेंगे यहाँ पर क्या है? एक ग्रसनी है। तो एक तो आपका हो गया ये नासा गुहा, ठीक है, और फिर आपका ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर आपका ये एपिग्लैटिस। ग्रसनी के अंदर क्या है? एपिग्लैटिस। एपिग्लैटिस, ठीक है। और फिर आपकी ये ग्रास नली, ये क्या हुई? ग्रास नली, ठीक है। अब ग्रास नली के बाद ये फेफड़ा, ये क्या हुआ? ये आपका फेफड़ा। तो ये पूरा सिस्टम क्या है? श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? फेफड़ा, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एल्वुलाई। ये लास्ट तक अभी तक जो भी हुआ है उसका क्या है? उसका रिवीजन है। ये क्या है? वायु कोष्ठक है। वायु कोष्ठक, या इसको एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई, इसको क्या बोलते हैं? एल्वुलाई, ठीक है। तो ये रहा अब तक का रिवीजन। नासा गुहा में हमने बताया था कि ये पैर में होती है। ये क्या होती है? पैर में होती है। इस प्रकार से आपने कई बार चित्र को मेंटेन किया होगा, ठीक है। ये क्या है? ये पैर में होती है, इस प्रकार से पैर में होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर श्लेष्म नाम का एक पदार्थ होता है जो क्या है? वायु के घर्षण से इसको सुरक्षित रखता है, ठीक है, अंदर डस्ट जाने से रोकता है। एपिग्लैटिस का काम ये है कि जब भोजन करते समय नासा गुहा की तरफ से भोजन बाहर ना आए, तो उस समय वो वाल्व क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो मुख गुहा और नासा गुहा के मध्य का पार्ट ग्रसनी कहलाता है। इसी के अंदर एपिग्लैटिस होता है। ग्रास नली लगभग 10 इंच लंबी एक नली होती है। इसका कार्य फेफड़ों तक हवा को पहुंचाना होता है। 10 इंच लंबी ये क्या होती है? ये नलिका होती है। फेफड़े जो होते हैं, इन्हीं के अंदर मेन कार्य होता है वायु के लेन देन का, ठीक है। इसके अंदर जो इसकी इकाई है वो क्या है? वो एल्वुलाई है। वो क्या है? वो एल्वुलाई है जो इसके अंदर कार्य करती है। तो इसको समझेंगे अभी। तो आज आपका टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन लेसन 5 में पार्ट 3 में हमने आपको एक इंडेक्स बताई थी। हमने क्या बताई थी? एक इंडेक्स बताई थी। सभी को इंडेक्स क्लियर है? तो हमने बताया था जो श्वसन होगा 2 प्रकार से होगा। एक एक्सटर्नल बाह्य श्वसन, एक इंटरनल अंतः श्वसन। तो एक्सटर्नल में
आज का जो टॉपिक है वो एक्सटर्नल है, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन को समझने के लिए ये पूरे सिस्टम को पहले क्या कराया था, आपको लिपिबद्ध कराया था। तो टॉपिक डाल लीजिए एक्सटर्नल बाह्य श्वसन, टॉपिक डाल लीजिए एक्सटर्नल बाह्य श्वसन, ठीक है। और बाह्य श्वसन के भी दो पार्ट बताए थे। आज का टॉपिक है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन यानी कि वो श्वसन जो कोशिका से बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार से बताया था, एक श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, और एक क्या है, गैसों का लेन देन। तो पहले आज इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, श्वासोच्छ्वास को, ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, BREATHING, ब्रीदिंग। ये आज का टॉपिक है, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, BREATHING। मोस्टली बस आपको इतना ही पता होता है इसके विषय में कि वह सांस ले रही है ना, हवा अंदर जा रही है, अंदर से कुछ हवा बाहर आ रही है, दो ही विषय का पता होता है। लेकिन इसके बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चन बने हुए आते, जनरेट क्वेश्चन हुए हैं, वहां तक की बात करेंगे, ठीक है। इस चीज को मैं कर देता हूँ, आप अपने मस्तिष्क में रखना, ये पूरा श्वसन तंत्र है, ठीक है। पूरा श्वसन तंत्र नहीं है, ये केवल एक्सटर्नल, ये बाह्य श्वसन तंत्र है। तो इसी के विषय में पढ़ेंगे, इससे आगे हम तब बात करेंगे जब इंटरनल श्वसन की बात आएगी। जब इंटरनल श्वसन की बात आएगी तब उसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हो गया आपका श्वासोच्छ्वास, टॉपिक डाल लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे श्वासोच्छ्वास। तो जो वातावरण में गैसें हैं, इन गैसों का अंदर जाना, इन गैसों का अंदर जाना, और अंदर जो गैसें हैं उनका बाहर निकलना ही क्या है, श्वासोच्छ्वास है। लिख लीजिए आप इसको, वातावरण में व्याप्त गैसों को शरीर में धारण करना और बाहर निकालने की प्रक्रिया को वातावरण में व्याप्त, लिखो इसको साथ में, वातावरण में व्याप्त, वातावरण में व्याप्त गैसों, कौन कौन सी गैसें हैं वातावरण में, कौन कौन सी गैसें हैं। नॉर्मल रूप से आप देखते हैं नाइट्रोजन है, ठीक है, O2 है, CO2 है, ठीक है। तो इन गैसों को आप नॉर्मल रूप से समझते हैं। और भी गैसें हैं, ठीक है, और भी गैसें, सपोज करो धुआं ही है, वही अंदर चला गया, ठीक है। तो वातावरण में व्याप्त गैसों का शरीर में धारण, और आंतरिक गैसों का, गैसों का बाहर निकलना सम्मिलित रूप से यानी कि मिक्स रूप में, सम्मिलित रूप से ब्रीदिंग कहलाता है। जिसे हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्लियर हुई बातें, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये कितने प्रकार का बताया था, जो श्वासोच्छ्वास है, ये दो प्रकार का बताया था आपको। एक बताया था निहित श्वसन, एक बताया था उच्छ्वास,
एक बताया था आपको उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी कि सांस का अंदर लेना और सांस का बाहर छोड़ना, ठीक है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ये हो गया एक्सपायरेशन, एक्सपाई, और ये इंस्पिरेशन। यानी कि अंदर जाना और बाहर निकालना, ठीक है। ये दो प्रकार का अब हमने आपको बताया था, ये दो प्रकार का बताया था। अब इसमें आपको जो मेन जो टेक्निकल पॉइंट सीखना है, ठीक है, जो टेक्निकल पॉइंट सीखना है, जो पूरे आज के टॉपिक को आपको समझा देगा 1 सेकंड के अंदर। बस इस चीज को समझ गए तो बात क्लियर है। मैं इसको अलग पेन से लिख लेता हूं, इसको समझना है। इसको समझ लेना है बस, ठीक है, इसको समझ लेना है। यानी कि जो गैसें होंगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। इसको समझ लेना है बस। निःश्वासन और उच्छ्वास, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, उसमें क्या टेक्निक सीखनी है आपको? हाई प्रेशर और लो प्रेशर। कोई भी गैस हो, ये शरीर के अंदर जाने वाली गैस की विषय में बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी गैस हो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। जैसे कि सपोज करो पिचकारी है, ठीक है, पिचकारी है, अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर गैसें नहीं है, बाहर वायुमंडल में गैस है, आप उसको ऐसे खींचते हो, उसको ऐसे खींचते हो तो अंदर गैस भर जाएगी, क्योंकि बाहर क्या है? ज्यादा है और अंदर क्या है ही नहीं उसमें, ठीक है, तो अंदर वो गैस भर जाती है। अब उसके आगे हाथ अड़ा लो आप और ऐसे दो प्रेशर, तो क्या है? एकदम से बीच में क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी, बीच में क्या आ जाएगी? वायु आ जाएगी। जैसे कि एक मानते सिलेंडर है, मान के चलते हैं सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर पहले चलता था, सिलेंडर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जाती थी। तो जब उस सिलेंडर में गैस ज्यादा है और छोटे में है नहीं, तो उसे क्या है? एक पिन के द्वारा ऊपर ऐसे करके जोड़ दिया जाता था, ऊपर से गैस नीचे की तरफ आती थी। तो कहां पर हाई प्रेशर है? कहां पर हाई प्रेशर है? बड़े सिलेंडर में, और छोटे सिलेंडर में प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो उधर से क्या है? नीचे की तरफ आएगी। तो इस बात को ध्यान रखना हमेशा, गैसें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। बाकी सारा खेल खत्म, बाकी सारा खेल खत्म, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सारा खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर जैसे क्या होता है? जैसे फेफड़ा होता है, जो फेफड़ा होता है, ये जो फेफड़ा होता है, तो यहां पर एक अस्थि होती है, ठीक है, यहां पर एक अस्थि होती है, ये कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होती है? फ्लेक्सिबल। इसको डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये क्या करती है? ये मूव करती है। जब हम सांस लेते हैं अंदर तो ये नीचे की तरफ जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की तरफ आती है। तो अंदर क्या है? अंदर गैसें है नहीं, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ गैस चली जाएगी, और जब ये वापस ऊपर की तरफ आएगा तो अंदर की गैसों को जो ज्यादा मात्रा में होंगी उनको बाहर निकाल देगा। इस चित्र को बना लीजिए और इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, इस चित्र को बना लीजिए और पॉइंट को भी लिख लीजिए। ये मान लीजिए ये क्या है? ये पिचकारी के ऊपर वाला हत्था है, और ये क्या है? ये बाहर वायुमंडल से इसमें खींचेगा, ठीक है, इसमें गैस को खींचेगा। इसको बनाइए, फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। ये जो कार्टिलेज है, ये जो डायफ्राम है, ये मांसपेशियों का बना होता है। हो गया? अब इसे मिटा दीजिए, और जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया है, इसी बात को, इस बात को लिख लीजिए।
और फिर हम निःश्वसन और एक्सपायरेशन को लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो मैंने बताया है इतनी बात को लिख लीजिए। लिखेंगे वायु की अंदर जाने की प्रक्रिया, लिखेंगे इसमें वायु के अंदर जाने की प्रक्रिया। केवल ऑक्सीजन थोड़ी जा रही है, धुआं भी जा रहा है, सारी चीज जा रही है। वायु के अंदर जाने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया। वायु के अंदर जाने की प्रक्रिया लिखेंगे इसमें वायु या गैसें, वायु या गैसें, जो वायु है, जो आपने अभी लिखा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु या गैसें हाई प्रेशर से या उच्च दाब से हमेशा लो प्रेशर, निम्न दाब की ओर गमन करती हैं, यानी कि चलती हैं। की ओर गमन करती हैं। हो गया। अब जो इधर वाला चित्र बनाया था उसको लिख दो। डायफ्राम की मदद से फेफड़े में वायुमंडल यानी कि क्या हो गया, हाई प्रेशर, ब्रैकेट में लिखेंगे हाई प्रेशर से नीचे जाने पर कौन जाएगा, नीचे जाने पर कौन जाएगा, डायफ्राम। कौन जाएगा, नीचे जाने पर हाई प्रेशर से गैसें आ जाती हैं, आप अपनी भाषा में कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जब डायफ्राम नीचे जाता है तो फेफड़े के अंदर हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, वायुमंडल में क्या है, हाई प्रेशर है। जब फेफड़ा ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो फेफड़े में कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। नीचे जाने पर गैसें आ जाती हैं, क्योंकि लिख लीजिए इसमें, क्योंकि फेफड़े में एलपी निम्न दाब होता है। वायुमंडल के सापेक्ष, वायुमंडल के सापेक्ष, वायुमंडल के सापेक्ष। ठीक है, इसी में पॉइंट बना लीजिए,
अब ये गैसें तो अंदर चले आएंगी, ठीक है। अब जब डायफ्राम ऊपर आएगा लिखेंगे CO2 और अन्य गैसों के बाहर जाने की प्रक्रिया। इसी में लिख लीजिए CO2 और अन्य गैसों के बाहर जाने की प्रक्रिया। बाहर जाने की प्रक्रिया। जब डायफ्राम फेफड़े में लिख लीजिए, जब फेफड़े का डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, तो फेफड़े का आयतन घट जाता है। तो फेफड़े का आयतन घट जाता है। फेफड़े का आयतन घट जाता है, फेफड़े का आयतन घट जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे वायुदाब बढ़ जाता है और गैसें बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। अभी ये कैसे इसको एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर के पोर्शन को। इस चित्र को आप इसके नीचे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पिचकारी है, जैसे मान के चलिए ये क्या, ऐसे बना देता हूं लंबी, है ना। ये एक पिचकारी है, ये एक पिचकारी है, ये एक पिचकारी है। और इसमें क्या है, इसमें ये एक पिस्टन है, ये एक इसमें पिस्टन है। ये बाहर की तरफ, ये इसको ऐसे बाहर की तरफ एक, अभी क्या है, अभी ये सटा हुआ है, बिल्कुल सटा हुआ है। अब इसको खींचेंगे, इसको खींचेंगे। अब इसको कहां बना दिया, इसको फिर से ऐसे बना दीजिए, ठीक है। फिर से ऐसे बना दीजिए। इस बार क्या है, इस बार पिस्टन को यहां बनाइए। यहां पर क्या है, यहां पिचकारी, ये इसका कैप, ठीक है। और ये इस प्रकार से पिचकारी। तो यहां पिस्टन क्या है, ये जो आयतन है, ये जो आयतन है, यहां आयतन बढ़ा है, यहां आयतन बढ़ा है। तो इससे तो क्या है, इससे उसने बाहर से गैसों को अंदर खींच लिया है, इसने अंदर खींच लिया है, अंदर खींच लिया है। अब यहां पर देखिए वापस आ रहा है। ये फर्स्ट के लिए चित्र है और ये क्या है, सेकंड के लिए चित्र है। ये सेकंड के लिए चित्र है। ये क्या है, आएगा तो यहाँ पर क्या है, आयतन कम हो रहा है, यहाँ पर आयतन अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैसें हैं वो गैसें बाहर निकल जाएंगी, वो गैसें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। तो यही क्या है, यही निःश्वसन है और यही उच्छ्वास है। इसी को आप दोबारा से लिखना चाहें तो दोबारा से लिख लीजिए, निःश्वसन और उच्छ्वास।
अब मैं बोलूंगा और आप लिखेंगे, ठीक है। मैं बोल देता हूं, आप लिख देना। लिखेंगे निहि श्वसन, हेडिंग बनाएंगे निहि श्वसन, निहि श्वसन, निहि श्वसन। तो लिखेंगे दोनों फेफड़ों से, लिखेंगे दोनों फेफड़ों से जुड़ा, ऐसे है ना, दोनों फेफड़े हैं, दोनों फेफड़े से जुड़ा डायफ्राम, डायफ्राम जब नीचे की ओर जाता है, जब नीचे की ओर जाता है, जब नीचे की ओर जाता है तो फेफड़े का आयतन, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। फलस्वरूप वायुमंडल, फलस्वरूप वायुमंडल में हाई प्रेशर, वायुमंडल में हाई प्रेशर, उच्च दाब की ओर से हवा अंदर जाने लगती है। अर्थात निम्न दाब की ओर, अर्थात निम्न दाब की ओर फेफड़े में वायु आ जाती है। क्लियर? आपको नी सेशन क्लियर? उच्छ्वास, अगला पॉइंट लिखेंगे उच्छ्वास। एक्सपायरेशन लिखेंगे जब दोनों फेफड़ों से, जब दोनों फेफड़ों से, ठीक है, ये फेफड़े हैं, जब दोनों फेफड़ों से जुड़ा डायफ्राम, जुड़ा डायफ्राम ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, तो फेफड़ों का फेफड़े का आयतन कम हो जाता है, तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है। इस प्रकार हवा, इस प्रकार हवा हाई प्रेशर, अब यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है, आयतन कम हो गया, यहां पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इस प्रकार हवा हाई प्रेशर, ब्रैकेट में फेफड़े से लो प्रेशर एलपी की ओर निकल जाती है, अर्थात वायुमंडल में, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरीके से एक इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे, इसको और अच्छी तरीके से कि कैसे, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जी गैस में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर क्यों नहीं निकल रही है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे नील सेशन का, इसी में इंडेक्स बनेगी पूरी एक, ये इस प्रकार से एक इंडेक्स बना लीजिए, इस प्रकार से, है ना, एक इंडेक्स बना लीजिए। यहां लिख दीजिए निहि श्वसन, निहि श्वसन, यहां लिख दीजिए निहि श्वसन और यहां लिख दीजिए उच्छ्वास, उच्छ्वास, ठीक है। तो वायुमंडल में हम तीन गैसों को ले लेते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर लिखेंगे नील श्वसन का मतलब क्या है, जो अंदर ली गई गैसें हैं, एक कॉलम बनाएंगे अंदर ली गई गैसें, ली गई गैसें, और यहां बाहर निकाली गई गैसें, बाहर निकाली गई गैसें।
तो तीनों की कंडीशन देख लेंगे। एक तो नाइट्रोजन को देख लीजिए, एक ऑक्सीजन को देख लीजिए, एक CO2 को देख लीजिए, ज्यादा को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब अंदर गैस ली जाती है, नाइट्रोजन कितनी होती है 78%। कितनी होती है 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। कितना 21%। 1% में अन्य गैसें होती हैं और उसमें भाई 8 1 9 7 और 9 यानी कि 99% तो हो गया। अब क्या है 1% में अन्य गैसें होती हैं, उसमें 0.03% CO2 होती है। ठीक है, CO2 होती है। जब बाहर निकलती है तो ये तो पूरी की पूरी निकल जाती है, यानी कि 78%। इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन एल्वुलाई के माध्यम से, ठीक है, 4% अंदर चली जाती है और क्या है 17% बाहर निकल जाती है, यानी कि 4% यूज। जो 4% है वो यूज हो जाएगी। कहाँ यूज होगी, कैसे होगी, क्रेब्स चक्र में इसको समझेंगे। ठीक है, और CO2 जो होती है, क्योंकि अंदर इस 4% ने अंदर जाकर क्या काम किया, इसने ग्लूकोज को तोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये क्या है, यहां पर अंदर से आएगी निकलकर वो 4%, वो क्या होगी 4% CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें, ये 4% CO2 में कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगी। तो यहां पर अभी क्या है, जब बाहर निकलेगी तो इसका बाहर वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अंदर से निकल आएगी 4%। तो ज्यादा कहाँ है, ज्यादा कहाँ पर है, बाहर या अंदर, इसलिए बाहर की तरफ मूव हो जाएगी। यहां तक की प्रक्रिया को आप समझिए, बाकी बातों को हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यहां तक की प्रक्रिया को यदि समझ में आया हो तो फिर हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सपायरेशन है और ये इंस्पिरेशन है। एक्सपायरेशन और ये इंस्पिरेशन। ठीक है, बस एक ही बात को ध्यान रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहां तक की यदि हम बात को कवर करें, इस जो पूरे चैप्टर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, श्वसन तंत्र की। सबसे पहले श्वसन को समझना है, फिर श्वसन तंत्र को समझना है, फिर आगे की प्रोसेस को समझना है। जो इंडेक्स बनाई थी, इंडेक्स में हमने 3 चीजों को देखना है। एक तो गैसों ये क्या होता है, एक्सटर्नल श्वसन क्या होता है और इंटरनल श्वसन क्या होता है, और गैसों का लेन देन कैसे होता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल श्वसन है हमने एक तो जो श्वसन है, श्वसन 2 प्रकार का समझा था। एक क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सीय श्वसन। और ये क्या है, अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, वहां पर एथिल एल्कोहल और क्या होता है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है। उसी से क्या होता है, उसमें 56 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यदि हम ऑक्सीय श्वसन की बात करेंगे, इसमें 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन अनुलोम विलोम प्रक्रिया के द्वारा 3500 किलो कैलोरी तक क्या होती है, फेफड़े की कैपेसिटी होती है। उतनी हम ऊर्जा अपने अंदर, ये अंदर ऑक्सीजन उतना हम पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को एक एक्सपर्ट की दिशा में ही किया जाता है। तो यहाँ पर इस पूरे ऑक्सीय श्वसन को समझने के लिए हमने स्वर तंत्र को समझा। स्वर तंत्र के अंतर्गत हम ये नोस्टल कैविटी, और इसके अंदर क्या है एपिग्लॉटिस और ये ग्रासनरी, इसके अंदर क्या है एपिग्लॉटिस भी है ग्रासनरी के अंदर, और ये फेफड़े। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये श्वसन तंत्र बोलते हैं। श्वसन तंत्र में ये जो सेल है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वाला पोर्शन भी आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये यहां तक जो मैंने बताया ये एक्सटर्नल है, ये बाह्य श्वसन है, और इंटरनल श्वसन हम
कोशिका के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो इसमें बस हमने एक ही बात बताई है कि हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं और फेफड़ा जो होता है, यदि हम इस वायुमंडल में देखें तो इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, यदि धुआं भी एक प्रकार की गैस है, तो यहाँ पर क्या है, जब फेफड़े में एक पिचकारी की भांति जब डायफ्राम के माध्यम से फेफड़ा ये नीचे की तरफ होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो वायुमंडल से गैसें क्या है, अंदर की ओर चली जाती हैं और जब वो फेफड़ा ऊपर की तरफ आता है तो क्या है, आयतन घट जाने के कारण वो गैसें बाहर निकल जाती हैं। वायुमंडल में गैसों की बात करें तो कितनी गैसें हैं, ये 3 प्रकार से मुख्य गैसों को हमने देखा है। 78% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 1% में और बहुत सारी गैसें होती हैं, उसमें से ज्यादा मात्रा में गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो 3 गैसों को देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो जो कि तू बाहर निकल जाती है, ये तो जो कि तू बाहर निकल जाती है, क्योंकि क्या है, आयतन घट रहा है, सारी बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या होती है, 17% बाहर निकल जाती है, 4% यूज में बच जाती है। ये 4% अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर ऑक्सीजन का इसका ग्लूकोज का विखंडन कर देगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसलिए अब बाहर वायुमंडल में कितनी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो बाहर क्या है, मात्रा कम है, और अंदर क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये बाहर की ओर मूव कर जाती है। बाकी बातों को और विस्तार पूर्वक हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।